गवार लगती है और मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। निकल जा यहाँ से वरना तू भी मार खाएगी, समझी? अच्छा, वर्दी पहने हो इसलिए जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हो। मार के दिखाओ, देखती हूँ मैं। बेटी श्वेता, जब से तू आईपीएस बनी है मेरी हालत ठीक नहीं रहता। थक गई हूँ अकेली घर संभाल कर। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। और बेटा मेरे लिए सेब खरीद के लाना। अरे मम्मी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आईपीएस बन गई हूँ तो क्या हुआ? मैं कितनी कोशिश करके 2 दिन का छुट्टी लेके आई हूँ। अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सारा काम मैं खुद करूंगी। आप सिर्फ आराम करो। मैं अभी बाजार जाती हूँ हाँ। और सब्जी लेके आती हूँ। आप आराम करो, मैं जल्दी आऊंगी। अरे वहाँ पे कुल्फी बिक रही है, बहुत दिन से नहीं खाई हूँ। चलो आज खाती हूँ। अंकल, मुझे एक आइसक्रीम दे दो। वाह अंकल, बहुत मजेदार है। बचपन में खाई थी और बहुत सालों बाद आज खा रही हूँ। मजा आ गया आज तो। है बूढ़े हो, तुझे और कहीं जगह नहीं मिली ठेला लगाने की? यहाँ पे ठेला क्यों लगाया है तू? जल्दी से ठेला हटा यहाँ से वरना मार खाएगा, समझा? और एक काम कर, मुझे एक आइसक्रीम दे जल्दी। साहब कुल्फी के पैसे तो दे दीजिए। क्या कहा तुमने? तुझे पैसे चाहिए? तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझसे पैसे मांगे? तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? अभी तेरा ठेला उठा सकता हूँ, समझा? इतना मांगा ना कि दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। मुझसे पैसे मांग रहा है, तुझे डर नहीं लगता क्या? साहब मैंने क्या किया? मैं तो बस अब आपसे कुल्फी के पैसे मांग रहा हूँ। साहब अगर आप पैसे नहीं दीजिएगा तो मेरा घाटा लग जाएगा। अबे बुड्ढे, तेरा घाटा लग जाएगा तो मैं क्या करूं? मैंने कौन सा तेरा सारा आइसक्रीम ले लिया? एक ही तो आइसक्रीम खाया हूं, उसका भी पैसे मांग रहा है। साहब प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे आइसक्रीम के पैसे दे दीजिए। सर बहुत मुश्किल से घर चलता है, प्लीज पैसे दे दीजिए। अच्छा तो मैं तेरा बात मान लूं क्या? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? इतना मारूंगा ना कि घर तक नहीं जा पाएगा, समझा? मेरे से बहस कर रहा है तू? देख मेरा मूड मत खराब कर वरना बहुत मारूंगा, समझा? मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तेरे साथ क्या होगा तू सोच भी नहीं सकता। देख मुझे डंडा उठाने में मजबूर मत कर। अच्छे से बोल रहा हूं, मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत भी मत करना, समझा? आज से मैं तेरे यहां डेली कुल्फी खाऊंगा और कभी पैसे नहीं दूंगा। और अगर तूने पैसे मांग लिए तो तेरे साथ मैं क्या करूंगा तुझे अच्छे से पता है। मेरी बात को ध्यान से सुन ले, समझा? देखिए इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ? अपने कुल्फी खाए हैं, आपको पैसे देना ही पड़ेंगे। एक गरीब के साथ ऐसा व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं? आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वर्दी पहने हो इसका मतलब कुछ भी करोगे। आप जो भी कर रहे हो ना, ये सब बिल्कुल गलत है। आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसा करने का। ए लड़की, तू कौन है जो बीच में फटर फटर कर रही है? ज्यादा बहस मत कर वरना दूंगा एक थप्पड़ कान के नीचे तो फिर रोती हुई घर जाएगी। बड़ी आई है ज्ञान देने वाली, खुद तो गवार लगती है और मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। निकल जा यहाँ से वरना तू भी मार खाएगी, समझी? अच्छा, वर्दी पहने हो इसलिए जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हो। मार के दिखाओ, देखती हूँ मैं। जनता का कोई वैल्यू ही नहीं है आप लोगों के सामने। वर्दी क्या होता है आपको पता भी है कि वर्दी किस लिए पहनी जाती है? बिना वजह एक गरीब को परेशान कर रहा, ऊपर से मैं मना कर रही हूँ तो मुझ पे भड़क रहा है। पहले वर्दी का इज्जत करना सीखिए, उसके बाद ड्यूटी कीजिए। पुलिस बन गए हो इसका मतलब खुद को यमराज समझ रहे हो। क्यों बिना वजह परेशान कर रहे हो लोगों को? ए लड़की, हद में रह के बात कर, समझी?
ज्यादा बहस मत कर, मेरा ऐसे ही मूड खराब है। तुझे अच्छे से बोल रहा हूँ, यहाँ से निकल जा, वरना तू भी डंडा खाएगी। ए बुढ़े, समझा दे इस लड़की को, वरना तेरे साथ साथ ये भी मार खाएगा। मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, इसे यहाँ से जाने बोल, वरना इसका वो हाल करूंगा जो इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बेटी तुम यहाँ से चली जाओ, इंस्पेक्टर से इस तरह की बातें नहीं करते बेटा। तुम घर जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अंकल आप घबराइए मत, मैं देखती हूँ कि आप पैसे कैसे नहीं देता है। कुल्फी खाएगा और पैसे नहीं देगा, एक इंस्पेक्टर हुआ तो क्या हो गया? इंस्पेक्टर है इसका मतलब कुछ भी करेगा। जनता को हक है आजादी का, कोई भी अधिकारी इस तरह से किसी आदमी पर गलत व्यवहार नहीं कर सकता। देख रहे हो इस लड़की को, मेरे से बहस कर रही है, वो भी एक इंस्पेक्टर से। इसे पता नहीं है कि मैं इसका क्या हाल करूंगा। तुम इसे समझा दो, वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बेटी प्लीज मेरी बात मान लो, तुम यहां से चली जाओ। फालतू का तुम दिमाग लगा रही हो। अच्छे से बोल रहा हूं बेटा, तुम चली जाओ अपने घर। अंकल आप चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। ये पुलिस वाले वर्दी के नाम पर कलंक है, इस तरह लोगों को लूटते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती गरीबों पर अत्याचार करते हुए। इंस्पेक्टर साहब आप गुस्सा मत कीजिए, मैं समझाता हूं इसे। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। प्लीज इस बच्ची को कुछ मत बोलिए, और आगे से मैं आपसे पैसे भी नहीं मांगूंगा। प्लीज आप चले जाइए सर, मैं इसे समझाता हूं। बस आप चले जाइए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगूंगा। मुझे माफ कर दीजिए सर। अब तू समझ गया ना? आगे से मुझसे कभी पैसे भी मत मांगना, और मुझसे बहस मत करना, ठीक है? वरना तेरा क्या होने वाला है तुझे तो अच्छे से पता है लाडले। अंकल आपने उस इंस्पेक्टर को ऐसे जाने क्यों दिया? ये लोग सिर्फ गरीबों पर अत्याचार करते हैं, लोगों को लूटते हैं। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती है सब करने में। मैं नहीं छोड़ूंगी उस इंस्पेक्टर को, उसने बहुत गलत किया, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। यह सब अपराध है, मैं उसे सजा दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। नहीं बेटी, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। वो इंस्पेक्टर है, वो कुछ भी कर सकता है। उन लोगों से लड़ना हम लोगों के लिए बेवकूफी है, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते बेटा। अब मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी और उसे सस्पेंड करके रहूंगी। उसने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो एक इंस्पेक्टर है और हम लोग गरीब, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट मत करना। नहीं अंकल, मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट तो करूंगी ही। अब उसे सजा दिलाना मेरा काम है, आप घबराइए मत, ये सब मेरा काम है, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा मत बोलो बेटा, अगर तुम कंप्लेंट करोगी ना तो वह लोग शायद उल्टा तुम्हें ही जेल के अंदर डाल देंगे। वो यहाँ का दरोगा है, उसके पास बहुत पावर है, वह कुछ भी कर सकता है। और तो और ये इंस्पेक्टर बहुत ही हरामी है, बाजार में बहुत सारे लोगों से हफ्ता वसूली भी करता है, बहुत लोगों से सामान ले लेता है लेकिन पैसे नहीं देता। और अगर कोई कभी पैसे मांग लेता है तो उसे मारता है, पिटता है और धमकाता है, जिसकी वजह से कोई कुछ नहीं बोल पाता, सब डरते हैं इससे। क्या वो इंस्पेक्टर यह सब भी करता है? इसका मतलब वो इंस्पेक्टर तो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। अब उसे तो सजा देना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसे ही करता रहा तो न जाने कितने लोगों की और जिंदगी बर्बाद करेगा, कितने लोगों पर अत्याचार करेगा और उनका रोजी रोटी छीनेगा। मैं यह सब बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, मैं उसे सस्पेंड करवा कर रहूंगी। उसे क्या लगता है वो इतने बड़े अपराध करके बच जाएगा? ये सब तुम क्या बोल रही हो बेटा? तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकती, वह इंस्पेक्टर है समझी। अगर तुम उसके खिलाफ कुछ करोगी तो उल्टा तुम पर ही इल्जाम लगा देगा। उसके पास पावर है बेटा, उससे लड़ने के लिए हमारे पास ताकत होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम उसे रोक सके, उनके इन अपराधों को लोगों के सामने ला सके। हम बेबस है बेटा, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारी ये मजबूरी है। मैं तुम्हें अच्छे से बोल रहा हूं बेटा, तुम उसके खिलाफ कुछ भी मत करना, ऐसे ही अच्छी हो, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। जरूरत है अंकल, आपको नहीं पता है लेकिन उसे सस्पेंड करना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों का वर्दी में होना देश के लिए ही नहीं समाज के लिए भी हानिकारक है। पता है अंकल, एक अपराधी के कारण और भी बहुत पुलिस वालों की बदनामी होती है। ऐसे ही लोगों के लिए पुलिस वाले बदनाम रहते हैं, ऐसे लोगों का ना होना ही बेहतर है। पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से कितनी शर्म की बात है कि हमारे जिले में इस तरह के दरोगा है, लेकिन इन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं है। ये तो खुलेआम अपराध कर रहा है। लेकिन अब और नहीं, समय आ गया इन जैसे अपराधियों को सजा दिलाने की। समय आ गया है इन जैसे गरीबों पर अत्याचार करने वालों को सस्पेंड होने की। बेटा हम उसका कुछ नहीं कर सकते,
सिर्फ हम नहीं, यहाँ के बहुत लोग उसे रोकना चाहता है लेकिन नहीं रोक पाता है। तो तुम उसका क्या कर सकती हो? तुम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कर सकती हूँ अंकल, मैं उसे खड़े खड़े सस्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं इस जिले की नई आईपीएस मैडम हूँ और अब वो बच नहीं सकता। क्या बेटा तुम आईपीएस ऑफिसर हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग नहीं रहा कि तुम आईपीएस हो। तो फिर तुम उस इंस्पेक्टर को सबक क्यों नहीं सिखाया? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? ये मजाक करने का टाइम नहीं है बेटा। मैं तो कहता हूँ तुम उससे मत लड़ो। नहीं अंकल, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैं सच में इस जिले की आईपीएस मैडम हूँ और मुझे इतना अधिकार है कि मैं उसे सस्पेंड कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम तो उससे अच्छे से लड़ सकती हो और उसे सस्पेंड भी कर सकती हो। बेटा हमें न्याय दिला दो। मुझे पता है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन यह सच है। और देखना अंकल, बाजार के सारे लोगों को अब न्याय मिलेगा। लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि वह इंस्पेक्टर कभी भी पलट सकता है और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वह अच्छा इंसान नहीं है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अंकल। मैं जानती हूँ कि वह कैसा इंसान है और उसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। ये लीजिए अंकल 500 रुपए, ये आपका काम आएगा। अभी मैं चलती हूँ। आंटी, मुझे 1 किलो सेब दे दीजिए। ठीक है बेटा, देती हूँ। ताजा सेब है, लीजिए। मम्मी, आपको पता है हाँ? आज बहुत बड़ा मामला हो गया है। आज एक इंस्पेक्टर के साथ मेरी लड़ाई हो गई है और वो बहुत करप्ट इंस्पेक्टर है। पता है मम्मी, वो इंस्पेक्टर पूरे बाजार में राज करता है, लोगों को लूटता है, परेशान करता है। लेकिन अब और नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं उस इंस्पेक्टर को उसकी सजा दूंगी। उसने बहुत से लोगों पे जुल्म किया है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे सस्पेंड करूंगी। रहने दो बेटा, तुम भूल जाओ ये सब। छोड़ो, जाने दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये सब के चक्कर में तुम मत पड़ो, रहने दो। नहीं मम्मी, कैसे भूल जाऊं? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप चिंता मत करो, मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। एसएचओ सर, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है? क्या हुआ है? मुझे इंस्पेक्टर सत्यम के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। इंस्पेक्टर सत्यम के खिलाफ ये क्या बोल रही हो मैडम? मैं सच बोल रही हूँ। मुझे इंस्पेक्टर सत्यम के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। उन्होंने एक गरीब कुल्फी वाले बूढ़े आदमी पर हाथ उठाया है। मैडम, मैं इंस्पेक्टर सत्यम के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिख सकता। वो हमारे इस थाने के दरोगा हैं, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। दरोगा है तो क्या हुआ, अपराध किया है और अपराध करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। आप जल्दी उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखिए। तुम कौन होती हो इंस्पेक्टर सत्यम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने वाली? वो दरोगा है। देखिए, मैं अच्छे से बोल रही हूँ कि आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आपके खिलाफ भी कंप्लेंट करूंगी, समझे आप? मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की ज्यादा बहस मत कर, समझी? तुझे पता है ये पुलिस स्टेशन है, हम यहाँ के अधिकारी हैं और तू हमें धमकी दे रही है। शायद तुझे इंस्पेक्टर सत्यम के बारे में पता नहीं है। अपनी भलाई चाहती है तो यहाँ से चली जा, वरना तेरे साथ वो होगा जो तू सोच भी नहीं सकती। तो मैं डरने वाली नहीं हूँ आपका बात सुनकर। चाहे इंस्पेक्टर सत्यम कैसा भी हो, उसको तो मैं सस्पेंड करके रहूंगी। उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। और आपका व्यवहार देखकर लग रहा है कि आपको भी सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। आपको ये अंदाजा नहीं है कि आपके सामने कौन खड़ी है। अच्छा, तो तू हमें सस्पेंड करेगी? ये लड़की, तुझे पता भी है कि सस्पेंड क्या होता है? गवार लड़की, निकल यहाँ से, वरना बहुत मारूंगी, समझी? हाँ, मैं सस्पेंड करूंगी आपको भी और इंस्पेक्टर को भी, क्योंकि मैं कोई आम लड़की नहीं। मैं कौन हूँ जब ये जान जाओगे तो रोने लगोगे। अच्छा, तेरी इतनी औकात कि तू हमें सस्पेंड करेगी? खुद को कभी आईने में देखी है गवार लड़की? अभी 2 डंडा पड़ेगा तो रोते हुए घर जाएगी। ए लड़की, तुम वही हो ना जो उस बुड्ढे के पास कुल्फी खा रही थी? हाँ, मैं वही लड़की हूँ और अब मैं थाने आई हूँ आप दोनों को सस्पेंड करने के लिए। अब आप लोग नहीं बचोगे। ये लड़की, तू हमें सस्पेंड करेगी? कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही? पर अफसोस, ये नामुमकिन है। तुम्हारी औकात ही क्या है? मैं कोई सपना नहीं देख रही। मैं अभी के अभी तुम दोनों को सस्पेंड करूंगी, क्योंकि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ
ये देखो मेरा आईडी कार्ड, अब यकीन हो गया। मैडम, हमें माफ कर दीजिए। मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता कि आप आईपीएस मैडम हैं। तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, माफी तो तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैं आईपीएस श्वेता अभी के अभी तुम दोनों को सस्पेंड करती हूँ। मैडम प्लीज हमें सस्पेंड मत कीजिए, हमें एक मौका देकर देखिए, हम सुधर जाएंगे, हमें माफ कर दीजिए मैडम। माफी उसे मिलती है जिससे गलती होती है। तुम दोनों ने अपराध किया है और यही सजा है तुम्हारे लिए। बड़े से कचरे के ढेर के पास वो महिला बैठी थी। उसकी हालत देखकर रूह कांप जाए। फटी पुरानी मैली साड़ी जो कभी शायद सफेद रही होगी, अब मिट्टी और कीचड़ के रंग में रंग चुकी थी। बाल जटाओं की तरह उलझे हुए जिनमें कूड़ा फंसा था। उसके शरीर से आती असहनीय दुर्गंध के कारण राहगीर अपनी नाक सिकोड़कर दूर से निकल रहे थे। वो महिला शून्य में ताकती हुई कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे किसी अदृश्य साए से बात कर रही हो। कभी वो अचानक डरकर कांपने लगती और कचरे के डिब्बे के पीछे छिपने की कोशिश करती। सड़क के दूसरी तरफ बनारसी बाबू फल केंद्र का मालिक लल्लन मियां सुबह से ये नजारा देखकर भड़का हुआ था। उसके वीआईपी ग्राहकों को उस पागल औरत की वजह से दुकान पर आने में दिक्कत हो रही थी। गुस्से में लाल लल्लन ने पास पड़ी गंदी नाली के पानी की एक बाल्टी उठाई। उसका इरादा साफ था, उस औरत को वहां से खदेड़ना। वो चिल्लाया, ए बुढ़िया, सुबह से बोल रहा हूँ यहाँ से हट जा, मेरा धंधा चौपट कर रही है, आज तो तुझे यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। जैसे ही लल्लन ने बाल्टी का पानी फेंकने के लिए हाथ उठाया, अचानक पूरे इलाके में सायरन की गूंज सुनाई दी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी तेजी से रास्ता खाली कराने लगे। दूर से पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी आती दिखी। 2 काली बुलेट प्रूफ बाइक्स के पीछे कमांडो की जीप और बीच में एक चमचमाती हुई काली महिंद्रा स्कॉर्पियो थी। गाड़ी के आगे लाल पट्टी पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस शहर के नए डीसीपी आर्यन प्रताप सिंह। पिछले 3 महीनों में उन्होंने शहर के माफियाओं की नींद हराम कर दी थी। पूरा काफिला तेजी से निकल रहा था, लेकिन अचानक बीच चौराहे पर डीसीपी की गाड़ी ने चीखते हुए ब्रेक मारे। पीछे की गाड़ियां भी एक एक कर रुक गईं। लोग सहम गए। सबको लगा कि शायद कोई आतंकी हमला हुआ है या फिर कोई बड़ी वारदात। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकले 6 फुट लंबे रौबीली मूंछों वाले आर्यन प्रताप सिंह। आंखों पर डार्क एविएटर चश्मा, कड़क प्रेस की हुई खाकी वर्दी और कंधों पर चमकते सितारे। वो गाड़ी से उतरे और सीधे फुटपाथ की तरफ दौड़ने लगे। उनके पीछे उनके अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड हथियार ताने भागने लगे। उन्हें लगा सर किसी अपराधी को दबोचने जा रहे हैं। लल्लन मियां बाल्टी हाथ में लिए पत्थर सा जम गया। उसे लगा शायद उसने उस औरत को परेशान किया, इसलिए पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। लेकिन आर्यन उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे उस गंदगी में बैठी महिला के सामने जाकर रुक गए। हजारों की भीड़ सांस रोककर ये मंजर देख रही थी। आर्यन ने धीरे से अपना चश्मा हटाया। उनकी आंखों में आंसू भरे थे और होंठ कांप रहे थे। अचानक उन्होंने जो किया उसने सबके होश उड़ा दिए। डीसीपी आर्यन प्रताप सिंह ने पूरी ताकत से अपने बूट जमीन पर पटके और उस लावारिस महिला को एक कड़क सल्यूट किया। पूरा 80 घाट सन्नाटे में डूब गया। आर्यन सिसकते हुए उस कीचड़ भरी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उस जख्मी और गंदे हाथों को अपने हाथों में लिया और कांपती आवाज में बोले, मैडम, आप इस हाल में? मैं आर्यन हूँ, आपका शिष्य आर्यन। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? महिला ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। वो बस फटी फटी आंखों से आर्यन की वर्दी पर लगे पुलिस के लोगों को देखती रही। फिर अचानक उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ी। उसने बेहद धीमी और डरावनी आवाज में बुदबुदाया, नीली फाइल। आर्यन, वो नीली फाइल जला देंगे वो लोग, उसे बचा लो, भागो यहाँ से। इतना कहते ही वो बेसुध होकर आर्यन की गोद में गिर पड़ी। आर्यन ने दहाड़ते हुए डॉक्टर और एम्बुलेंस को आवाज दी। उन्होंने खुद उस गंदी और बदबूदार महिला को अपनी गोद में उठाया और अपनी सरकारी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया। उनके जूनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर विजय ने हैरानी से पूछा, सर, ये कौन है? आपने एक भिखारी को सल्यूट क्यों किया? आर्यन ने अपनी आंखें पोंछते हुए शेर की तरह गरज कर कहा, ये भिखारी नहीं है विजय, ये इस देश की सबसे ईमानदार ऑफिसर थी, शालिनी देवी। एक समय इनका नाम सुनकर अपराधी थर्राते थे। आज मैं जिस वर्दी के काबिल बना हूँ वो इन्हीं की देन है। 12 साल पहले दुनिया ने मान लिया था कि एक इनकाउंटर में इनकी मौत हो गई है, लेकिन आज इन्हें इस हाल में जिंदा देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। गाड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। आर्यन ने शालिनी देवी का सिर अपने कंधे पर रखा
और यादों के उस गलियारे में चले गए जहां 12 साल पहले एक खूनी खेल शुरू हुआ था। बात साल 2014 की है। मिर्जापुर और बनारस के इलाकों में तब कालिया डॉन और उसके राजनीतिक आकाओं का राज चलता था। प्रशासन उनकी जेब में था। तभी वहां ट्रांसफर होकर आई 30 साल की जांबाज ऑफिसर शालिनी देवी। उनके आने के एक हफ्ते के भीतर ही माफियाओं के अवैध धंधे बंद होने लगे। आर्यन तब एक भटका हुआ छात्र नेता था जो छोटे मोटे अपराधों में फंस गया था। एक दंगे के दौरान पुलिस की लाठी से आर्यन बुरी तरह घायल होकर नाले के किनारे पड़ा था। शालिनी देवी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उसे उठाया और खुद अस्पताल पहुंचाया। ठीक होने के बाद आर्यन को लगा कि वो जेल जाएगा, लेकिन शालिनी देवी ने उसे अपने दफ्तर बुलाया। उन्होंने मेज पर कानून और यूपीएससी की किताबों का ढेर लगा दिया और गंभीर स्वर में कहा, आर्यन, बाहर चिल्लाने से व्यवस्था नहीं बदलती। अगर इस कीचड़ को साफ करना है तो खुद सिस्टम का हिस्सा बनो। कल से पढ़ाई शुरू करो। मुझे मेरा सबसे काबिल सिपाही चाहिए। आर्यन की जिंदगी उस दिन बदल गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी गुरु की जिंदगी में एक अंधेरी रात आने वाली है। 12 साल पहले की वो काली रात। शालिनी देवी को पुख्ता सबूत मिले थे कि एक बहुत बड़ा मंत्री और माफिया मिलकर करोड़ों का लैंड स्कैम और हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। उन्होंने तमाम सबूत एक नीली फाइल में इकट्ठा किए थे। वो उस रात छापेमारी के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। अगले दिन अखबारों में छपा, डीसीपी शालिनी देवी की सड़क हादसे में मौत, शव बरामद नहीं हुआ। आर्यन तब ट्रेनिंग सेंटर में था। वो टूट गया था क्योंकि वो जानता था कि ये हादसा नहीं, हत्या थी, पर उसके पास पावर नहीं थी। और आज 12 साल बाद वो मृत इंसान उसे फुटपाथ के कचरे के पास मिला था। अस्पताल के आईसीयू के बाहर आर्यन खड़े थे। उनके मन में हजारों सवाल थे। अगर मैडम मरी नहीं थी तो 12 साल तक कहाँ थी? उन्हें इस हाल में किसने पहुंचाया? और सबसे बड़ा सवाल, वो नीली फाइल कहाँ है जिसका जिक्र उन्होंने बेहोश होने से पहले किया था? तभी आईसीयू के अंदर से शालिनी देवी के चीखने की आवाज आई। आर्यन अंदर भागे। शालिनी देवी नींद में हाथ पैर मार रही थीं और चिल्ला रही थीं, नहीं, वो इंजेक्शन मत लगाओ, मैं पागल नहीं हूँ। साहिबा, साहिबा, भाग यहाँ से, वो फाइल बरगद के पेड़ के नीचे। आर्यन ने 2 शब्द पकड़े, इंजेक्शन और साहिबा। उन्हें समझ आ गया कि मैडम किसी जेल में नहीं, बल्कि किसी ऐसे मेंटल असाइलम में कैद थीं जहां उन्हें जबरदस्ती पागल बनाया जा रहा था। आर्यन ने तुरंत अपने जासूसों को सक्रिय किया। रात के सन्नाटे में एक ऐसी जानकारी हाथ लगी जिसने आर्यन के पैरों तले जमीन खिसका दी। शहर के बाहर एक बंद पड़ा पुराना अस्पताल था जिसका गुप्त मालिक वही इंसान था जो आज प्रदेश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका है। आर्यन समझ गए कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। 12 साल पुरानी वो नीली फाइल अब भी कहीं दफन है, जिसमें उस सफेद पोश शैतान की मौत का राज छिपा है, और शालिनी देवी उस फाइल तक पहुंचने की एकमात्र चाबी है। अस्पताल के वीआईपी कॉरिडोर में डीसीपी आर्यन प्रताप सिंह के जूतों की आहट गूंज रही थी। रात के 3 बज रहे थे। पूरा अस्पताल खामोश था, सिवाय शालिनी मैडम के कमरे से आने वाली उन डरावनी चीखों के। आर्यन के दिमाग में 2 शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे, इंजेक्शन और साहिबा। आर्यन समझ चुके थे कि मैडम को पागलपन का दौरा नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें केमिकल टॉर्चर दिया गया है। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद 4 कमांडो विक्रम, समीर, जतिन और इंस्पेक्टर विजय को एक गुप्त मीटिंग के लिए बुलाया। आर्यन ने साफ कर दिया कि ये कोई आधिकारिक मिशन नहीं है। अगर पकड़े गए तो वर्दी भी जाएगी और जान भी, क्योंकि दुश्मन कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि सत्ता की कुर्सी पर बैठा ठाकुर भानु प्रताप था। तफ्तीश में पता चला कि शहर के बाहरी इलाके में शांति सदन नाम का एक निजी मानसिक अस्पताल है। कागजों पर ये एक चैरिटी ट्रस्ट था, लेकिन इसका असली मालिक भानु प्रताप का साला रतन सिंह था। उसी रात 4 काली गाड़ियां बिना हेडलाइट जलाए जंगल के रास्ते शांति सदन की ओर बढ़ीं। ऊंची दीवारों और कटीले तारों से घिरा हुआ अस्पताल किसी किले जैसा लग रहा था। आर्यन के इशारे पर विक्रम और समीर ने दीवार फांदी और गेट पर मौजूद गार्ड्स को क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश कर दिया। जैसे ही आर्यन और उनकी टीम अंदर दाखिल हुई, एक तीखी दवाइयों की गंध ने उनका स्वागत किया। अंदर का नजारा किसी नर्क से कम नहीं था। लोहे के पिंजरों जैसे कमरों ने लोग बेसुध पड़े थे। आर्यन सीधे बेसमेंट की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही सबकी रूह कांप गई। वहां अवैध रूप से स्वस्थ लोगों को पागल बनाकर रखा गया था और उन पर प्रतिबंधित दवाओं का परीक्षण, ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा था।
आर्यन ने वहां के एक पुराने कर्मचारी की गर्दन दबोच ली। मौत सामने देख वो गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझे मत मारिए, 12 साल पहले उस लेडी ऑफिसर को यहीं लाया गया था। उन्हें स्पेशल वार्ड नंबर 7 में रखा जाता था। रतन सिंह खुद आकर उन्हें टॉर्चर करता था और उस नीरी फाइल के बारे में पूछता था। मैडम ने 12 साल तक अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए उन्हें रोज जहरीले इंजेक्शन दिए जाते थे। आर्यन की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। मैडम यहाँ से भागी कैसे, और ये साहिबा कौन है? कर्मचारी ने कांपते हुए बताया, साहिबा यहाँ की एक नर्स थी, उससे मैडम की हालत देखी नहीं गई। 6 महीने पहले एक तूफानी रात में साहिबा ने मैडम को पिछले दरवाजे से भगा दिया, लेकिन अगले ही दिन रतन सिंह के आदमियों ने साहिबा को पकड़ लिया। फिर उसे किसी ने नहीं देखा। तभी आर्यन के वॉकी टॉकी पर बाहर तैनात जतिन की आवाज आई, सर 4 ट्रक भरकर हथियारबंद लोग अस्पताल की तरफ आ रहे हैं, उन्हें खबर लग गई है। आर्यन समझ गए कि ये एक जाल था। उन्होंने अपनी टीम को पोजीशन लेने को कहा। कुछ ही पलों में शांति सदन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गलियारों में कांच टूटने और चीखों का शोर मच गया। आर्यन ने खुद 2 हमलावरों को ढेर किया और अस्पताल के मैनेजर को जिंदा दबोच लिया। मैनेजर के फोन में आखिरी कॉल ठाकुर भानु प्रताप की थी। सबूत मिटा दो, एक भी गवाह जिंदा नहीं बचना चाहिए। आर्यन वहां से कुछ गुप्त दस्तावेज लेकर सीधे अस्पताल लौटे। वहां शालिनी देवी को होश आ चुका था। आर्यन की वर्दी और उसके कंधों पर लगे सितारों को देखकर उनकी आंखों में एक धुंधली सी चमक आ गई। आर्यन, तुम सच में आ गए? शालिनी देवी की आवाज बहुत कमजोर थी। आर्यन ने उनका हाथ थाम लिया। मैडम, अब कोई आपको हाथ नहीं लगा पाएगा, लेकिन समय कम है। भानु प्रताप को पता चल चुका है कि आप जिंदा हैं। हमें उस नीली फाइल तक पहुंचना ही होगा। शालिनी देवी ने अपना माथा पकड़ लिया, जैसे यादों की परतों को हटाने की कोशिश कर रही हूं। अचानक उन्होंने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन, वो फाइल पुरानी काशी के उस वीरान शिव मंदिर के पीछे वाले बरगद के खोखल में है। हादसे से ठीक पहले मैंने उसे प्लास्टिक में लपेटकर वहां छिपा दिया था। उसमें भानु प्रताप के हथियारों की स्मगलिंग और विदेशी ताकतों के साथ उसके समझौतों के असली कागजात हैं। आर्यन जानते थे कि अस्पताल के बाहर अब भी दुश्मन के जासूस नजर रखे हुए हैं। उन्होंने एक खतरनाक दांव खेला। उन्होंने मीडिया में खबर फैलवा दी कि इलाज के दौरान अज्ञात महिला की मौत। ये सुनकर भानु प्रताप अपने महल जैसे बंगले में ठहाके मारकर हंसने लगा। उसे लगा कि 12 साल पुराना कांटा हमेशा के लिए निकल गया। लेकिन उसी रात आर्यन एक भारी पुलिस फोर्स के साथ उस पुराने शिव मंदिर पहुंचे। साथ में व्हील चेयर पर शालिनी देवी भी थीं। मंदिर के पीछे वाले विशाल बरगद के पास पहुंचकर जैसे ही आर्यन ने गड्ढा खोदना शुरू किया, उनके हाथ में एक भारी प्लास्टिक का पैकेट लगा। धूल झाड़कर जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर वही नीली फाइल चमक रही थी। तभी अचानक चारों ओर से तेज सर्च लाइट जल उठी। मंदिर का परिसर रोशनी से भर गया। दर्जनों गाड़ियां वहां आधम की। बीच की गाड़ी से उतरा खुद ठाकुर भानु प्रताप। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था। भानु प्रताप ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, आर्यन प्रताप सिंह, क्या लगा था इतनी आसानी से मुझे हरा दोगे? इस पूरे मंदिर परिसर के नीचे मैंने बारूद बिछा रखा है। इस रिमोट का एक बटन दबेगा और तुम्हारी ये मैडम और वो फाइल सब राख हो जाएंगे। फाइल मुझे दे दो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। शालिनी देवी, जो अब तक व्हील चेयर पर कमजोर बैठी थी, अचानक आर्यन का सहारा लेकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में वही 12 साल पुरानी अग्निशिखा धधक रही थी। भानु प्रताप, उनकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर, इस मोबाइल टावर के सिग्नल से तुम्हारा ये रिमोट चलता है। मैंने उसे 10 मिनट पहले ही जैम करवा दिया है। तुम्हारा ये रिमोट अब एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं। भानु प्रताप ने पागलों की तरह बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आर्यन के एक इशारे पर स्नाइपर की गोली सीधे भानु प्रताप के हाथ की कलाई पर लगी। रिमोट नीचे गिर गया और भानु प्रताप चीखते हुए जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन असली चुनौती अभी शुरू हुई थी। जैसे ही आर्यन भानु प्रताप को गिरफ्तार कर बाहर निकले, उनके पास पुलिस हेडक्वार्टर से एक इमरजेंसी कॉल आई। ऊपर के अधिकारियों का आदेश था, भानु प्रताप को तुरंत रिहा करो और वो नीली फाइल मुख्य सचिव के दफ्तर में जमा कराओ। आर्यन समझ गए कि भानु प्रताप की जड़ें सिस्टम बल्कि सच की रक्षा करना होता है। आज तुझे चुनना होगा, तेरी नौकरी या तेरा धर्म। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी कैप उतारी, अशोक स्तंभ को चूमा और अपने फोन से एक गुप्त संदेश प्रसारित कर दिया। उन्होंने उस नीली फाइल के हर पन्ने की फोटो पहले ही शहर के सबसे बड़े न्यूज चैनलों के संपादकों और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवी जब कोर्ट के कटघरे में खड़ी हुई तो पूरा हॉल सम्मान में खड़ा हो गया। उनकी आंखों की चमक और चेहरे का आत्मविश्वास देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही महिला है जिसे कुछ हफ्तों पहले कचरे के ढेर से उठाया गया था।
विपक्ष के वकील ने उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी आर्यन ने अदालत में उस शांति सदन अस्पताल की नर्स साहिबा को पेश किया, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। भानु प्रताप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। साथ ही उन सभी अधिकारियों और नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिनके नाम उस फाइल में मौजूद हैं। अदालत से बाहर निकलते ही मीडिया के कैमरों ने आर्यन और शालिनी देवी को घेर लिया। एक पता है, मुझे खुशी है कि मेरा शिष्य आज एक सच्चा सेनापति बन गया है। कहानी का अंत एक दिल छू लेने वाले दृश्य के साथ होता है। आर्यन ने शालिनी देवी को उनके पुराने सरकारी बंगले में वापस पहुंचाया, जिसे अब एक मेमोरियल से वापस उनका घर बना दिया गया था। शालिनी देवी ने आर्यन के माथे को चूमा और कहा,